इनकम टैक्स साइट को लॉगिन करने के बाद में आपको पेंडिंग एक्शन क्यों देखना है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। 2020-21 के लिए डिफेक्टिव नोटिस आया, 2022-23 के लिए डिफेक्टिव नोटिस आया, 2020-21 की असेसमेंट के लिए 3 नोटिसेस आए। पहला नोटिस आया जिसमें ये बोला गया कि आपकी रीअसेसमेंट की जा रही है, इनकम स्केपिंग है। दूसरा रेफरेंस दिया गया और तीसरा अब जो नोटिस आ रहा है वो ये आ रहा है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसे मांगी जा रही है और इस नोटिस का भी रिप्लाई नहीं किया तो बेस्ट जजमेंट के हिसाब से आपके नोटिस आपका असेसमेंट कर दिया जाएगा और आपको टैक्स पेमेंट करना होगा। टैक्स पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक अकाउंट को अटैच कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में कितने टाइप के नोटिस होते हैं वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। उनका रीज़न क्या होता है और उनकी डेट क्या होती है आपको रिप्लाई करने की। ये इनकम टैक्स के नोटिस की कुछ लिस्ट है। इसके अंदर जो सबसे पहला नोटिस आता है वो आता है आपका 139(9). ये रीज़न होता है, ये नोटिस होता है जिसको हम डिफेक्टिव इनकम टैक्स रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी डेट क्या होती है, जैसे ही आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं उसके कुछ रीजनेबल टाइम के बाद में ये आ जाता है। सेम डे भी आ सकता है या नेक्स्ट डे जनरली आ जाता है। अब इस नोटिस का रिप्लाई क्या करना है, ऑनलाइन आपको इसका रिप्लाई करना होता है। इसका रीज़न क्या होता है, 26 AS AIS से अगर आपकी इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है तो इस तरीके का नोटिस आता है। सेक्शन 142(1), ये नोटिस का पूरा इंफॉर्मेशन हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या नोटिस आता है, कैसे नोटिस आता है, क्यों नोटिस आता है। जो अभी हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके देख के आए वो 142(1) का नोटिस ही होता है। ये सबसे डेंजर नोटिस होता है। इस तरीके का नोटिस कब आता है, जब या तो आपने रिटर्न फाइल नहीं की है और असेसिंग ऑफिसर के पास में ये इन्फॉर्मेशन है कि आप रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल थे, या आपने रिटर्न फाइल कर दी है और उसको ये लग रहा है कि इनकम स्केपिंग हुई है। इस तरीके के नोटिस को जो है आप बिफोर असेसमेंट फ्यू मंथ्स आफ्टर फाइलिंग ये आ सकता है। इस तरीके के नोटिस में जो भी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है आपको उस रिटर्न उसको इंफॉर्मेशन देनी होती है। और जो है इंस्ट्रक्शन कब कितने दिन में देना होता है वो उसमें नॉर्मली लिखा रहता है। सेक्शन 143(1) का नोटिस जो होता है ये होता है कि जब आपने रिटर्न फाइल कर दी तो कोई एडजस्टमेंट हुआ है, टैक्स पेबल हुआ है, रिफंड हुआ है, इस तरीके की इंटीमेशन आती है। ये इंटीमेशन भी जो है टिपिकली विद इन 1 ईयर में आ जाती है। इस तरीके के अगर आप डिसएग्री नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो ही आपको ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डालनी होती है। 143(2) का नोटिस जो होता है वो आता है कि आपको आपकी जो इनकम है उसकी करेक्टनेस और डिडक्शन को वेरीफाई करने के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर के एंड जिस ईयर में आपने फाइल की है उसके 6 मंथ तक इसका टाइम पीरियड होता है। इसमें आपको जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है, एक्सप्लेनेशन मांगी गई है, ऑनलाइन देना होता है। इसके बाद में आता है सेक्शन 144 का नोटिस। इसका नोटिस क्यों आता है कि अगर आप 142(1) या 143(2) के नोटिस का रिप्लाई करना भूल गए तो फिर सेक्शन 144 में चला जाता है। जब इनकी डेडलाइन खत्म हो जाती है तो ये नोटिस इशू होता है। इस केस में अब आपके पास में क्या है कि आप या तो अपील में जाइए या जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एज सुन एज असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर के सामने प्रोवाइड कर दीजिए। 148 का नोटिस अगर आपके पास में आ रहा है तो इसके पास में इसका मतलब ये है कि आपने कुछ इनकम को स्केप किया है और असेसिंग ऑफिसर के पास में उसका बिलीफ है। टिपिकली ये जो नोटिस आता है 3 इयर्स के अंदर आता है या कुछ केस में 10 इयर्स में भी आता है। बजट 2024 के अंदर इसके टाइम लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया है 3 और 5। आपको रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है या रिटर्न है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं। सेक्शन 156 का नोटिस आता है जब आपकी आफ्टर असेसमेंट रीअसेसमेंट के बाद में और रेक्टिफिकेशन के बाद में कोई डिमांड बनती है तो ये असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ही इशू किया जाता है। इसके अंदर आपको ड्यू डेट पर जो नोटिस में डिमांड मेंशन है उसको पे करना होता है और अगर इनकरेक्ट है तो आप इसको फाइल या रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटिस की बात करें तो वो होता है सेक्शन 245। ये नोटिस कब आता है, जब आपका इस करंट ईयर में तो रिफंड बन रहा है लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड से प्रीवियस ईयर के अंदर, तो उसको एडजस्ट करने के लिए इस तरीके के नोटिस को इशू किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इसका रेस्पॉन्ड नॉर्मली 30 दिन में किया किया जाता है अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं, अदरवाइज डिमांड जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। 263 का नोटिस कब आता है, जब असेसिंग ऑफिसर ने जो है ऑर्डर पास कर दिया है कि जो सॉरी कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया है जो कि असेसिंग ऑफिसर ने एरनेसली पहले ऑर्डर पास कर दिया था। ये भी 2 इयर्स के अंदर आता है फाइनेंशियल ईयर में। आपका केस को जो है प्रेजेंट कर सकते हो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ कि क्यों ऑर्डर को रिवाइज नहीं किया जाए। सेक्शन 271
1C का नोटिस कब आता है? जब लेवी और पेनल्टी लगाई जाती है, जो आपने रिटर्न फाइल की है उसमें आपने या तो कोई इनकम को इनएक्यूरेट बताया या कंसील किया है। ये भी असेसमेंट, जब कंसीलमेंट का असेसमेंट हो जाता है उसके बाद में इशू किया जाता है। इसमें भी आपको रिप्लाई करना पड़ता है कि क्यों ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें कि पेनल्टी नहीं लगाया जाए। सेक्शन 274 में ये होता है कि एक अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड की जाती है कि आपको पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए। ये पेनल्टी लगाने से पहले आता है। इसमें भी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना होता है, सो दैट कि आप आर्म कर सके। 148A का जो नोटिस है वो इस तरीके से आता है कि आपकी जो इनकम है उसको वापस से रीअसेस क्यों नहीं किया जाए। ये इशू किया जाता है नोटिस अंडर सेक्शन 148 से पहले। इसमें भी आपको डिले नहीं करना चाहिए और डिटेल रिप्लाई करना चाहिए एविडेंस के साथ। अब एक लाइव 142(1) की नोटिस के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है वो देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि आप जब ये नोटिस रिसीव कर रहे हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका 148 का जो है कंप्यूटेशन टोटल इनकम और अब पीरियड का देना होता है। इसके साथ साथ डिटेल नोट, सोर्स ऑफ योर इनकम, रेलेवेंट पीरियड वो बताना है। इसके साथ साथ ये आपको जो देना है नेचर ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। फिर एक फॉर्मेट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको बताना है कि कहाँ कहाँ से आपने क्या इनकम रिसीव की है, उसका पैन, उसका नेम। फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है आपकी बैंक अकाउंट की, जिसमें नेम हो गया बैंक का, अकाउंट नंबर, कैश डिपॉजिट कब हुआ, टोटल क्रेडिट कितनी थी और सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है। इसी के साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन जो देनी होती है, जैसे ये सैलरी पर्सन है तो इसके लिए ये एप्लीकेबल होगा कि फॉर्म 16 इनको देना है। बिजनेस इनकम इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पर नोट एप्लीकेबल लिख दिया जाता है। फिर इनके साथ ये वाला भी नोट एप्लीकेबल होगा क्योंकि इन्होंने 19-20 की रिटर्न फाइल की थी, तो नॉन सबमिशन का इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर डिपार्टमेंट को पता था कि इन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की है तो प्रॉपर्टी की डिटेल मांग ली, जैसे कि प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग एरिया, फिर नेम, पेन, सेलर का परचेस कंसिडरेशन, स्टाम्प वैल्यू और डीड को अटैच करना है। फिर इसके साथ साथ ही इन्होंने वापस से परचेस किया जो बिलो फॉर्मेट में देना है कि सोर्स ऑफ द फंड कहाँ था, जो आपने प्रॉपर्टी परचेस की है उसका सोर्स फंड बताइए, डॉक्यूमेंट अटैच कीजिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो फिर इसके साथ साथ ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी कि अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है या दिया है, अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो इसको नोट एप्लीकेबल कर दो। तो इसलिए फ्रेंड्स हमको इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करना है और देखना है कि हमारे प्रीवियस ईयर की कोई डिमांड है तो नहीं है, क्योंकि इनका अगर इस नोटिस का इन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो फिर असेसिंग ऑफिसर बेस्ट जजमेंट से उसका असेसमेंट कर देगा और वो जो भी डिमांड बोलेगा उसको इनको पे करनी पड़ेगी। पे नहीं करना है और ये पे नहीं करते हैं तो बैंक अकाउंट अटैच हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टिल देन जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।